जैन साथियों, आज हम लोग डिटर्मिनेंट का जो सबसे लास्ट वाला टॉपिक है, मतलब जो लास्ट एक्सरसाइज है, उसको आज हम लोग देखने वाले हैं। अभी तक हम लोग इन्वर्स, ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन, मैट्रिक्स और फाइनली डिटर्मिनेंट देख रहे हैं। तो डिटर्मिनेंट का सबसे आखिरी एक्सरसाइज हम लोग देखने वाले हैं। तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे आज, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्सेज, ठीक ना। ऐसे ही जो लास्ट वाला एक्सरसाइज दिया गया है, उस एक्सरसाइज से जो एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट और मैट्रिक्स दोनों से रिलेटेड है, तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आज उसके लिए हम लोग वर्क करेंगे। तो ये बिल्कुल ही आसान टॉपिक है। यहाँ से आपके पेपर में हर बार आता है। सीबीएसई में मैक्सिमम टाइम पूछा जाता है, बाकी बोर्डों में तो कभी आता है नहीं आता है, लेकिन सीबीएसई के लिए सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है ये। तो ये बहुत ही आसानी से आप इसको सॉल्व कर देंगे। लेकिन अगर इसको आपको आसानी से सॉल्व करना है तो सबसे पहले मैट्रिक्स का जो इन्वर्स है उसको आपको अच्छे से समझना होगा। जब आप मैट्रिक्स के इन्वर्स को अच्छे से समझ जाएंगे तो फिर आपको दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि ये एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेज है। तो जो एप्लीकेशन होता है उस एप्लीकेशन थोड़ा सा अदर एक्सरसाइज से अलग होता है। तो इसी को आज हम लोग बिल्कुल आसानी से, एकदम आसान ट्रिक के साथ देखने वाले हैं। तो इसमें इन्वर्स निकालने के लिए सबसे जो पहला फैक्ट है वो उसको आपको नॉन सिंगुलर होना पड़ेगा। सिंगुलर का अर्थ है कोई अगर डिटर्मिनेंट है, कोई मैट्रिक्स ए इक्वल टू दिया है, उसको अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ जाए तो ये सिंगुलर है, सिंगुलर इसको बोलेंगे। अगर डिटर्मिनेंट ए नॉट इक्वल टू 0 आ जाए तो ये नॉन सिंगुलर कहा जाता है। तो जब तक ये नॉन सिंगुलर नहीं होगा तब तक इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो हर हाल में डिटर्मिनेंट को आपको क्या लेके चलना है, नॉन सिंगुलर लेके चलना है। अगर सिंगुलर आ जाता है तो यहाँ से इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। और एक इसमें और कंडीशन पढ़ना है, कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। देखिए कंसिस्टेंट क्या होता है और इनकंसिस्टेंट क्या होता है। अगर कोई डिटर्मिनेंट आपको दिया गया है, अगर उस डिटर्मिनेंट का आप वैल्यू निकालते हैं तो अगर 0 आ जाता है तो इनकंसिस्टेंट हो गया, अगर 0 नहीं आता है तो कंसिस्टेंट हो जाए। ये ऑब्जेक्टिव में आपको पहचानने के लिए आता है कि ये बताइए कि कंसिस्टेंट वाला है या इनकंसिस्टेंट है। तो डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 आ जाए तो जिसको हम लोग सिंगुलर बोलते हैं उसी को बोलेंगे क्या, इनकंसिस्टेंट। अगर डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं आया तो वो इनकंसिस्टेंट में आएगा, वही आपका क्या हो जाएगा, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हो जाएगा। आइए अब हम लोग देखते हैं जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है हम लोग का, एप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट, उसी को समझने का आज हम लोग प्रयास करेंगे। तो इसका थोड़ा सा थ्योरेटिकल कुछ कंडीशन दिया गया है, उस कंडीशन को फर्स्ट टाइम हम लोग देख लेते हैं, फिर आगे का वर्क करेंगे। तो जो भी कंडीशन आपके पास है उस कंडीशन के सहारे आइए देखते हैं। जो भी थ्योरेटिकल पर्सन है उसको पहले समझ लेते हैं। लेट 3 लीनियर इक्वेशन आर। अगर 3 तरह का लीनियर इक्वेशन आपको दिया गया है तो उसको मैट्रिक्स के मेथड से कैसे उसका इन्वर्स निकालेंगे। तो a1x b1y c1z इक्वल टू d1, a2x प्लस b2y प्लस c2z इक्वल टू d2, a3x प्लस b3y प्लस c3z इक्वल टू d3। इसमें कितने तरह का वेरिएबल है बाबू, 3 तरह का है, x y z, बाकी सब कांस्टेंट। तो इसी को हम क्या करते हैं, जो कांस्टेंट उसको एक अलग मैट्रिक्स a इक्वल टू बना लेते हैं। यानी x1 का a1 हो गया, b1 हो गया, c1 हो गया, ये आपका a2 हो गया, b2 हो गया, c2 हो गया, a3 हो गया, b3 हो गया, c3 हो गया। ठीक है। तो जितने तरह का वेरिएबल उसको कैपिटल X से नोटेशन उसका कर देते हैं, x y z, और जो लास्ट वाला जो कांस्टेंट है वो b आपका हो जाएगा d1 d2 d3। तो इन्वर्स निकालना है, यहाँ से कहेगा कि इन्वर्स निकालिए। तो इन्वर्स निकालने के लिए कंडीशन जो होता है वो आपको हमेशा डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। अगर वो 0 हो जाता है तो सिंगुलर मैट्रिक्स में चला जाएगा, जब सिंगुलर मैट्रिक्स का इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं होगा। अगर आपसे कोई पूछे कि ये बताइए कि सिंगुलर मैट्रिक्स का आप निकाल सकते हैं या नहीं, तो यहाँ से डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू अगर आप निकालते हैं तो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो अब लिखिएगा
AX इक्वल टू B। अब टेकिंग, यहाँ नीचे जगह नहीं, हम लिख देते हैं यहाँ साइड में, टेकिंग बोथ साइड A इन्वर्स। तो हम A इन्वर्स लेंगे AX और A इन्वर्स B। A इन्वर्स A का वैल्यू 1 होता है, यानी X बराबर आपका A इन्वर्स B हो गया। यही अगर आप निकाल देंगे तो आसानी से हम लोग इसका वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। यही आपका ये थ्योरेटिकल कंडीशन हो गया। तो हम लोग थ्योरेटिकल कंडीशन को आसानी से समझ लिए। अब इससे जो भी रिलेटेड प्रॉब्लम है उसको आइए देखते हैं। ये बेहद ही आसान टॉपिक है, इसको एक बार अगर आप देख लेते हैं अच्छे से, सिर्फ वीडियो को देख लेंगे, कॉपी कलम नहीं भी उठाते हैं आप, तो आसानी से इसको ट्रिक के सहारे आप बना सकते हैं। बहुत ही आसान टेक्निक है, ज़रा सा आपको 10th का नॉलेज होना चाहिए इक्वेशन सॉल्व करने का। तो आइए अब इससे रिलेटेड प्रॉब्लम को हम लोग देखते हैं। अभी तक हम लोग NCERT का जो भी सिलेबस फॉलो किए हुए हैं उस सिलेबस में हमने अभी आपको इन्वर्स पढ़ा दिया है, इन्वर्स ट्रायगोनोमेट्रिकल फंक्शन, मैट्रिक्स कंप्लीट हो गया है और डिटर्मिनेंट के सबसे आखिरी एक्सरसाइज है। इसके बाद हम लोग कैलकुलस देखने वाले हैं। तो कैलकुलस आप लोग के एग्जाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और यहाँ से आप हमसे सिर्फ जुड़े रहते हैं तो बहुत ही आसानी से, ज़रा सा भी आपको कहीं प्रॉब्लम नहीं आएगा, आप कैलकुलस का मास्टर बन जाइएगा। तो इस चीज़ को आप आपके एग्ज़ाम के पॉइंट्स ऑफ व्यू से कैलकुलस 40 मार्क्स से ज़्यादा क्वेश्चन आता है, तो आप सिर्फ हमारे साथ जुड़े रहिए। और जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ अपने दोस्तों में शेयर करें। सबसे बोले सब्सक्राइब करने के लिए, और सब्सक्राइब के साथ साथ लाइक कमेंट भी करते रहें, क्योंकि आपको वीडियो किस तरह का लग रहा है, इसमें क्या दिक्कत आ रहा है, या सब कुछ आसान है, तो वहाँ से आप बिल्कुल ही अच्छे से समझ जाएंगे। तो जो लोग 11th 12th के विद्यार्थी हैं, 11th का भी क्लास स्टार्ट हो चुका है। अभी कुछ दिनों से वीडियो इस पर नहीं डाला गया था, कुछ इशू था, अब कंटिन्यू आपको वीडियो मिलते रहेगा। तो यहाँ से हम कैलकुलस, अभी फ़िलहाल 12th का सिलेबस चल रहा है, जैसे ही 11th का भी टॉपिक वाइज टॉपिक डालते रहते हैं। अभी 11th का ट्रिगो चल रहा है, तो जो लोग भी दोस्त देख रहे हैं इसको अपने दोस्तों में शेयर करते रहें। हर आदमी लाइक करे, कमेंट करें, क्योंकि यहाँ से अभी तो हम NCERT का ही सिर्फ सॉल्यूशन करवा रहे हैं। आपको इस चैनल से RD शर्मा का भी मिलेगा, और भी जो बेहतरीन राइटर है देश के नामी या दुनिया में जिसका नाम है, वैसे राइटरों का भी सॉल्यूशन आपको हर एक्सरसाइज का मिलने वाला है यहाँ से। तो आप आइए देखते हैं सबसे जो लास्ट एक्सरसाइज है उसको फर्स्ट टाइम। पहला प्रॉब्लम कह रहा है 4.6 एक्सरसाइज का, हम लोग का एक्सरसाइज 4.6 का ये कह रहा है एग्जामिन द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्सरसाइज 1 to 6। मतलब 1 से लेकर 6 तक आपको पहचानना है कि ये कंसिस्टेंट इक्वेशन है या इनकंसिस्टेंस है। तो कंसिस्टेंस के लिए अभी हम क्या बोले हैं कि डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कोई रखिएगा। आइए एक प्रॉब्लम सॉल्व करके ही हम लोग देख लेते हैं। नंबर फर्स्ट है आपका x + 2y = समथिंग और 2x + 3y = समथिंग। इस तरह का दिया है, आपसे कह रहे हैं कि इसको पहचानिए कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तभी हम आपसे क्या बोले हैं कि जो वेरिएबल है उसका कोफिशिएंट को डिटर्मिनेंट a के फॉर्म में, उसको हम डिटर्मिनेंट a मान लेते हैं। तो ये आपका 1 2 2 3 हो जाएगा। और ये आपका x = कितना तरह का वेरिएबल है, x y, और ये आपका b हो गया 2 3, ठीक ना। अब आते हैं हम लोग, हमको चूँकि मतलब इतना ही से है, लेकिन ये भी लिखने का तरीका यही है, इसलिए हम इसको नोट कर दिए हैं। तो इसको डिटर्मिनेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 1 2 2 3, तो 2 ऑर्डर का डिटर्मिनेंट्स क्या कहता है अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का, तो 1:3 -2:2, यानी 3 - 4 -1 आ गया, नॉट इक्वल टू 0। इसको क्या बोलेंगे आप, कंसिस्टेंट बोलेंगे। इट इज कंसिस्टेंट। अगर यही 0 आ जाता तो इनकंसिस्टेंट होता। इसको आप बोलेंगे सिंगुलर मैट्रिक्स भी बोल सकते हैं। अगर डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 हो जाता है तो यही सिंगुलर मैट्रिक्स का भी वर्क करता है। इन्वर्स हम कब निकालते हैं, जब नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होता है तब। तो इस सब कंडीशन को हम लोग जिक्र करें। ऑब्जेक्टिव में बहुत सारा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पूछ देता है कि सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स क्या है। आपको शुरू के दिनों में जो मैट्रिक्स स्टार्ट किए थे तो उस टाइम हम हर तरह के मैट्रिक्स को समझाए हुए हैं। तो वहाँ से उस वीडियो को जो लोग नहीं देखे हैं प्लीज़ उस वीडियो को देखें। थ्योरी लिखे हैं, मैट्रिक्स ऑफ थ्योरी लिखे हुए हैं, वहाँ से आपको ये सारा चीज़ मिल जाएगा।
अब आते हैं आपको यहाँ से 1 to लेकर 6 तक आपको सिर्फ कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट पहचानना है। तो आइए फटाफट 1 by 1। आइए जो सेकेंड नंबर हम लोग का प्रॉब्लम है 2x - y = 5 x + y = 4। तो इसको चेक करते हैं ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो a जो मैट्रिक्स दिया है 2 - 1 1 1, तो इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं 2 1 - 1 और 1। तो 2:1 फिर -1:-1, ये आपका 2 हो जाएगा और ये माइनस प्लस 1 3 हो जाएगा। ये अभी 0 के इक्वल नहीं है, तो ये आपका क्या हो जाएगा, इट इज़ कंसिस्टेंट। ये आपका आंसर हो गया। थर्ड नंबर जो है आपका, ये आपका दिया गया है x + 3y = 5 2x + 6y = 8। इसको आपको देखना है ये क्या है। तो a एक मैट्रिक्स बनाते हैं हम 1 3 2 6, डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 6 - 6 कट के 0 आ गया, तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 आ गया। तो इट इज़ इनकंसिस्टेंट। इस तरह से आपको दिया गया, आपको 1 to 6 में सिर्फ और सिर्फ पहचानना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो इस तरह का जो भी टॉपिक आपको मिलेगा ये बेहद ही आसान है आपके एग्ज़ाम के लिए। हर बार ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन इससे आते हैं। तो जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें और फीडबैक हमको दें कि आगे आपको किस तरह का वीडियो चाहिए। तो यहाँ से आपको बिल्कुल आसानी से ये चीज़ समझ में आने लगेगा। तो ये थोड़ा सा भी अगर आप ध्यान दीजिएगा, मैट्रिक्स का बेसिक वाला कंसेप्ट जानते होंगे तो आप आसानी से समझ जाते होंगे कि ये कब कंसिस्टेंट हो रहा है और कब इनकंसिस्टेंट हो रहा है। तो अभी एक बार और रिकॉल कर देते हैं इसको हम कि ये इनकंसिस्टेंट होने के लिए क्या है कि डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 होना चाहिए और कंसिस्टेंट होने के लिए डिटर्मिनेंट a का वैल्यू 0 नहीं होना चाहिए। तो इस तरह का कंसेप्ट दिया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट नंबर 4 पे आते हैं। अभी तक हम लोग जितना दिए थे सेकंड ऑर्डर का देखे थे, अब जो दिया है आपको थर्ड ऑर्डर का दिया है। अब इसको आपको पहचानना है कि कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट। तो वही टेक्निक है आपको, एक में 1 1 1, इसका 2 3 2 a 2a। अब इसको डिटर्मिनेंट में बदल देते हैं 1 2a 1 3a 1 2 2a। अब ये 3 ऑर्डर का है तो 3 ऑर्डर का सॉल्यूशन हम आपको बताए हुए हैं कि किसी भी एक रो या किसी भी एक कॉलम के अलोंग इसको सॉल्व करेंगे तो बात वही आएगा। तो फर्स्ट रो के अलोंग हम इसका सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो 1 के अलोंग करेंगे बाबू तो 3 हो जाएगा, a हो जाएगा 2 और 2a। तो पहला प्लस होता है, दूसरा माइनस होता है। तो 1 ही है इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं। 2a 2a प्लस 1 के अलोंग हल करेंगे तो ये आपका 2a 3a। अब इसको हम लोग सॉल्व करके देखते हैं। 3 में 2 से 6a - 2a, फिर माइनस 4a - 2a 2a - 3a, यानी आपका ये 4a हो जाएगा, -2a हो जाएगा और ये -a हो जाएगा। तो यानी सिर्फ a बचा, डिटर्मिनेंट a का वैल्यू। तो इट इज़ कंसिस्टेंट। अब बहुत ही जल्दी आप लोग को सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन क्लास में प्रोवाइड करवाया जाएगा। ऑफलाइन क्लासेस संभवतः आपके बंद हो जाएंगे और सिर्फ यहाँ से ऑनलाइन क्लास होगा। बिल्कुल मिनिमम शुल्क में 500 या 1000 रुपये में आप आसानी से 12th का सिलेबस पढ़ सकते हैं NCERT का हमसे जुड़ने के बाद। तो जो लोग 12th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं, वो लोग इस वीडियो को सबके पास ज़रूर पहुंचाएं, क्योंकि जब भी नया आप सिलेबस हम स्टार्ट करने वाले हैं बिल्कुल मिनिमम शुल्क में आपको ये वीडियो प्रोवाइड करवाया जाएगा लाइव क्लासेस के माध्यम से। तो जो लोग देख रहे हैं इस वीडियो को प्लीज़ ज़रूर शेयर करें और चैनल को तो ज़रूर ही सब्सक्राइब करें, क्योंकि बहुत ही मिनिमम शुल्क में आपको 11th और 12th के सिलेबस कवर कराए जाएंगे। चलिए आते हैं, देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। चलिए आते हैं नंबर 5 पे बाबू। ये कह रहा है आपका 3x - y - 2z = 2, 2i - z = -1।
3x माइनस 5 इजकल टू 3। अगर इस टाइप का दिया है तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको भाई ये बना लेते हैं हम 3 माइनस 1 माइनस 2। तो इसमें x y z सब है। सेकंड वाला में आपको x नहीं है तो जो गायब है उसके पोजीशन पे 0 लीजिएगा, 2 हो जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा। ये 3 माइनस 5 x y z नहीं है तो 0। अब इसको भी डिटर्मिनेंट के फॉर्म में हम कन्वर्ट कर देते हैं। 3 0 3 माइनस 1 2 माइनस 5 माइनस 2 माइनस 1 0। अब इसको हम लोग चेक कर लेना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। तो अब सबसे पहले क्या करेंगे कि फर्स्ट लाइन के अलोंग इसको सॉल्व करेंगे। तो 3 के अलोंग करेंगे तो इसके नीचे और सामने ढक दीजिएगा। पूरा हम डीपली आपको लिख रहे हैं कि कहीं से कोई दिक्कत ना रहे आपको। पहला प्लस सेकंड माइनस, तो ये आपका हो जाएगा 0 3 माइनस 1 0, फिर माइनस 2, तो ये आपका हो जाएगा क्या बाबू 0 3 2 माइनस 5। इसको सॉल्व करेंगे तो 0 माइनस 5 0 प्लस 3 हो जाएगा, 0 माइनस 6 हो जाएगा, यानी माइनस 15 प्लस 3 प्लस 12, यानी ये आपका क्या हो गया? सॉल्व होने के बाद आपको क्या मिल रहा है? 0 मिल रहा है, यानी डिटर्मिनेंट ए क्या हो गया? 0 हो गया। तो इट इज़ इनकंसिस्टेंट। ये आपको सिर्फ नंबर 1 to 6 में आपको यही पहचानना है कि ये कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। अब आते हैं लॉन्ग वाले प्रॉब्लम जो दिए गए हैं उनको कैसे सॉल्व करेंगे। जस्ट इसके बाद हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट कर देंगे। तो कैलकुलस का जो सबसे बेसिक पार्ट्स है वहाँ से हम लोग फर्स्ट टाइम देखना स्टार्ट करेंगे। जो सबसे छोटा टॉपिक है पहले उसका सोल्यूशन देखेंगे। तो चलिए आते हैं अब नेक्स्ट प्रॉब्लम पे। चलिए आते हैं नंबर 7 से। अब 7 नंबर कह रहा है 5x प्लस 2y इक्वल टू 4। चलिए पहला है आपका 5x प्लस 2y इक्वल टू 4, 7x प्लस 3y इक्वल टू 5। तो इससे कह रहा है आपको ऐसे प्रॉब्लम में कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट नहीं पहचानना है। लेकिन जब तक ये डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू 0 अगर यहाँ भी हो जाता है तो x का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं है, ठीक ना। तो यहाँ से आपको x का वैल्यू निकालना है। तो वही इन्वर्स वाला टेक्निक जो हम आपको मैट्रिक्स में पढ़ाए हैं उसी के तहत इसका सोल्यूशन करेंगे। तो आइए देखते हैं। a इक्वल टू आपका हो जाएगा 5 2 7 3। x का मतलब जितने तरह का वेरिएबल है x y, और फिर फाइनली b हो जाएगा आपका 4 और 5। ठीक है बाबू। तो डिटर्मिनेंट a का वैल्यू निकाल के देख लेते हैं कि 0 हो रहा है 15 माइनस 14, यानी 1 हो रहा है, नॉट इक्वल टू 0, यानी x निकालना इसमें पॉसिबल है। अगर यही 0 हो जाता तो x का वैल्यू निकालना पॉसिबल नहीं होता। चलिए आते हैं अब हम लोग। फार्मूला होता है बाबू a इन्वर्स निकालना है आपको। तो a इन्वर्स निकालने के लिए क्या ज़रूरत पड़ेगा? माइनस और कोफैक्टर का। तो m11 निकालते हैं। m11 का माइनस 3 हो जाएगा, m12 का माइनस हो जाएगा 7, m21 का हो जाएगा 2, m22 का हो जाएगा 5, और सबका कोफैक्टर निकाल लेते हैं। तो कोफैक्टर जो लोग नहीं जानते निकालना वो एक बार देख लें। Cij बराबर -1 प्लस i प्लस जे अक्रॉस Mij। किसी बुक में Cij न लिख के Aij भी लिखता है। तो इससे चूँकि हमने a लेट किया है इसलिए a वहाँ नहीं लिखे हैं। तो कोफैक्टर निकालने का फार्मूला हो गया। तो यहाँ से अगर C11 निकालते हैं तो -1 का पावर 1 प्लस 1, m11 का वैल्यू 3, यानी -1 का पावर 1 प्लस इवन नंबर हो जाएगा तो 3 हो जाएगा। 1 2 लिख देते हैं तो दोनों का सम लिखेंगे तो 3, और 1 2 का वैल्यू है 7, यानी -7 हो जाएगा। 2 1 का वैल्यू अगर लिखेंगे तो ये भी आपका 3 हो जाएगा, -2 हो जाएगा। 2 2 का वैल्यू लिखते हैं हम तो -1 का पावर 4, 2 2 5, यानी 5 हो गया। तो किसी तरह से इन्वर्स निकालने का आपको माइनस और कोफैक्टर की ज़रूरत है। तो हमने माइनस निकाल दिया और कोफैक्टर निकाल दिया। अब क्या फार्मूला होता है इसमें? किसी अदर मैट्रिक्स, चूँकि ये भी मान ली इसीलिए सी न लिख के यहाँ डी लिख देते हैं, उसमें ले जाकर इसको सजा देंगे। 3 7 -7 है, -2 5,
अब इसका ट्रांसपोज निकाल देते हैं, तो 3 - 7 - 2 5, यही आपका क्या हो गया बाबू, एडजॉइंट हो गया। तो जब तक एडजॉइंट नहीं निकालेंगे तब तक इन्वर्स निकालना पॉसिबल नहीं है। तो ये आपका एडजॉइंट ए इक्वल टू हो गया क्या, इक्वल टू 3 - 7 - 2 5। तो ए इन्वर्स पर का फॉर्मूला होता है 1 डिटर्मिनेंट ए एडजॉइंट ए होता है। तो 1/1 हो जाएगा, एडजॉइंट ए का वैल्यू निकालें 3 - 7 - 2 5। ये इन्वर्स तो हम लोग आसानी से निकाल लिए। अब x बराबर जो फार्मूला होता है x इक्वल टू क्या होता है, ए इन्वर्स b होता है। आसानी से हम लोग का इन्वर्स यहाँ से x का वैल्यू निकल जाएगा। चाहते हैं नेक्स्ट टाइम, अब देखते हैं नाउ x इक्वल टू ए इन्वर्स b होता है ना, तो x तो आपका x y हो जाएगा, दो ही तरह का वेरिएबल है। ये आपका 1/1 यानी 1 ही, 3 - 7 - 2 5, b का वैल्यू आपका 4 5। तो डिटर्मिनेंट्स का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, ये 4 तिहाई 12 - 10 7 चौका 28 और 50 25, यानी फाइनल सॉल्यूशन इसका कितना आ गया आपको 2 और -3, ये आपका xy। तो x के पोजीशन पर 2 आया और y के पोजीशन पे -3, यही आपका आंसर हो गया। यही अगर आप 10th क्लास में पढ़ते तो आसानी से जो तरीका जानते हैं उससे भी आप सॉल्व कर लेते हैं। इसी टाइप का 7-8 प्रॉब्लम आपको दिया गया है, ये 2 ऑर्डर वाला है। अब एक 3rd ऑर्डर का बता देते हैं, फिर बाकी आप लोग इसी मेथड से कर लीजिएगा। जब तक आपको मैट्रिक्स का नॉलेज नहीं होगा, क्योंकि इस एक्सरसाइज का नाम ही है एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिक्स, तो आपको मैट्रिक्स का ज्ञान फर्स्ट टाइम होना चाहिए। तो मैट्रिक्स में भी आपको इन्वर्स कैसे निकालते हैं वो चीज़ें आपको आना चाहिए। तो इन्वर्स अगर आप सीख जाएंगे तो ये चीज़ आसानी से निकालेंगे। 2nd ऑर्डर का हमने बता दिया, अब आपको एक 3rd ऑर्डर का सोल्यूशन करके दिखा देते हैं, फिर कैलकुलस नेक्स्ट डे स्टार्ट करेंगे। चूँकि अब हम लोग का फिनिश हो गया है इन्वर्स, मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट के सबसे आखिरी एक्सरसाइज है, तो आइए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक। 2nd ऑर्डर में आप नंबर 7 हम सॉल्व किए थे, 8 नंबर भी 2nd ऑर्डर का है, 9 नंबर में भी 2nd ऑर्डर है, 11 नंबर जो आपका है, 12 नंबर ये 3rd ऑर्डर का है। 3 गो आपको दिया है 2nd ऑर्डर का, 3 दिया है 3rd ऑर्डर का। तो एक कोई हम इसमें से और सॉल्व करके देख लेते हैं कि इसका सॉल्यूशन क्या आएगा। नंबर 12 को देखते हैं अब हम लोग। नंबर 12 है आपका x - y + z = 4, 2x + y - 3z = 0, x + y + z = 2। वैसे ही इसको पहले चेक करेंगे ये सिंगुलर है या नहीं, यानी कंसिस्टेंट या इनकंसिस्टेंट। तो a बराबर एक मैट्रिक्स बना लेते हैं, 1 - 1 1, 2 1 - 3 1 1। आइए इसको चेक करते हैं, देखते हैं सिंगुलर है या नॉन सिंगुलर है। तो डिटर्मिनेंट के फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं, 1 2 1 - 1 1 1 1 - 3 1। 1 के लंग सॉल्व करेंगे, 1 1 - 3 1 + 1 हो जाएगा, तो 2 1 - 3 1 + 1 के लॉन्ग करेंगे तो 2 1 1 1 1 + 3 2 + 3 2 - 1 3 1 4 5 + 1 6 4 10 हो जाएगा। डिटर्मिनेंट ए का वैल्यू यानी इसमें से आपको निकालना पॉसिबल है। अब माइनस निकालेंगे, 9 माइनस निकलेगा, 9 को फैक्टर M11 निकालेंगे बाबू, तो कितना हो जाएगा आपका, M11 निकालते हैं आप तो ये आपका हो जाएगा 1 और माइनस माइनस प्लस 3 1 4 हो जाएगा। M12 अगर आप निकालते हैं तो 2 + 3 5 हो जाएगा। M13 अगर आप निकालते हैं तो 2 - 1 1 हो जाएगा। M21 निकालते हैं आप, M21 निकालेंगे -2 हो जाएगा। M22 निकालेंगे आप 0 हो जाएगा। M23 अगर आप निकालते हैं तो 1 + 2 यानी 3 हो जाएगा। M31 निकालते हैं आप तो ये आपका 3 - 1 2 हो जाएगा।
M32 अगर आप निकालते हैं तो -3 -2 -5 हो जाएगा। M33 अगर आप निकालते हैं तो 1 + 2 3 हो जाएगा। अब इतना ही माइनस निकलेगा, इतना ही कोफैक्टर निकालेंगे। तो आइए फटाफट कोफैक्टर को भी लगते हैं। C1 में रखेंगे तो -1 का पावर 2 हो जाएगा, यानी इवन नंबर हो जाएगा, और इसका 4 हो जाएगा। C12 अगर लिखेंगे तो -1 होगा और 12 यानी -5 हो जाएगा। यहाँ लिखते हैं C11 4 हो गया, C12 -5, C13 1 ही रह जाएगा। अब ये आपका C21 2 हो जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 23 -3 हो जाएगा। आप देखते हैं C31 निकालेंगे तो 2 ही रह जाएगा, C32 निकालेंगे तो 5 हो जाएगा, 33 निकालेंगे तो 3 रह जाएगा। माइनस निकाल दिया और कोफैक्टर निकाला। चूँकि x का वैल्यू हमको फाइंड आउट करना है तो हमने कोफैक्टर निकाल दिया है। अब इसको एडजस्ट करते हैं किसी अदर मैट्रिक्स में। चूँकि a मान लिए हैं, एक आपका b हो जाएगा, एक x हो जाएगा, तो हम d कोई मैट्रिक्स बना लेते हैं, वहाँ ले जाके इसको पुट करते हैं। तो ये आपका 4 हो जाएगा, -5 1 2 0 -3, 4 -5 1 2 0 -3 2 5 3 हो जाएगा। अब क्या होता है कि एडजॉइंट A = हो जाएगा D', तो आपका 4 -5 1 2 0 -3 2 5 3, ठीक है। अब A इनवर्स = एक फार्मूला होता है 1/डिटर्मिनेंट A एडजॉइंट A, ठीक ना। तो 1/डिटर्मिनेंट A का वैल्यू क्या निकाले थे हम लोग बाबू? मिटा दिए हैं, पता नहीं चल रहा है, एक बार और निकाल के देख लेते हैं। 1 के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे तो 1 + 3 + 1 के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे तो 2 + 3 + 1 के अलॉन्ग सॉल्व करेंगे तो 2 - 1, यानी आपका 4 हो जाएगा, 5 और +1 10 आ रहा है। 4 - 5 1 2 0 -3 2 5 3, ये आपका A इनवर्स हो गया। अब यहाँ से जो फार्मूला होता है वहाँ ले जाके पुट करेंगे। थोड़ा सा लंबा सोल्यूशन है ये एप्लीकेशन का। अब x = एक फार्मूला होता है A इनवर्स B। तो x में 3 तरह का वेरिएबल है, x y z। A इनवर्स के वैल्यू 1/10, 4 - 5 1 2 0 -3 2 5 3, और b का वैल्यू आपका दिया है 4 0 2। अब मल्टीप्लाई कर लेते हैं बाबू। 1/10 को आखिरी में करेंगे, आपका 4 4 में 16 0 4 -20 + 0 10 4 + 0 + 6, यानी 16 4 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये आपका -10 बचेगा, और 1/10 से डिवाइड इसको करेंगे तो ये आपका 2 टाइम्स हो जाएगा, -1 1, यानी x का वैल्यू आपका 2 हो जाएगा, y का -1 और z का 1। यही आपका आंसर हो गया। तो ये हम लोग का एक्सरसाइज जो फाइनली था आज फिनिश हो गया, एप्लीकेशन ऑफ डिटर्मिनेंट एंड मैट्रिसेस। अब कल से नेक्स्ट वाले डे हम लोग कैलकुलस से स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ जो लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, प्लीज़ ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों में शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। अब आपको कंटिन्यू वीडियो मिलते रहेगा।